नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। महाराष्ट्र में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। विधानसभा स्पीकर ने फैसला सुनाया, उद्धव का कद घटाया। अब ठाकरे परिवार क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा? लोकसभा चुनाव से पहले इस फैसले के सियासी मायने क्या हैं? क्या दल बदल विरोधी कानून को बाईपास करना इतना आसान है? आज कॉलिंग कार्ड में यही समझाएंगे आपको। चुनाव से पहले समझाना तो जाति का गणित भी होगा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को नए मिशन पर लगा दिया है। उन्हें 2 दिन के लिए बिहार भेजा जा रहा है ताकि यादव समाज के बुद्धिजीवी नेताओं से बात की जाए। सवाल है, बीजेपी का यादव सीएम बिहार, यूपी, हरियाणा में यादव वोट बैंक में कितनी सेंधमारी कर पाएगा? सिग्नेचर स्टोरी में यह पता लगाएंगे आज। पता तो सीबीआई भी लगाएगी। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में हुए अफसर भर्ती घोटाले का किस किस नेता और किस किस अफसर ने अपनों को नौकरी की बंदरबांट की, इसकी जांच शुरू हुई है। आज एक्सक्लूसिव में नेताओं के खोट पर चोट, युवाओं की मेहनत की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस लीडरशिप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएगी, लेकिन सियासत से अलग अयोध्या को क्या मिलेगा? व्यापार कितना बढ़ेगा? रोजगार कितना मिलेगा? पब्लिक प्लेटफॉर्म में इसका हिसाब किताब करेंगे। आज पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले आपके वोट की ताकत पर बात करेंगे। क्या दल बदल विरोधी कानून को बाईपास करने वाला सिस्टम इसमें पलीता लगा रहा है? क्या इस कानून के लूप होल्स का फायदा उठाकर आपके वोट के साथ, आपकी सोच के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आपने जिस पार्टी को, जिस नेता को वोट डाला वो जीत जाता है, मगर बाद में पार्टी तोड़कर उस सियासी दल के साथ खड़ा होने लगता है जिसके खिलाफ आपका गुस्सा होता है। आप अपनी वोट वाली उंगली को देखते रहते हैं। जोड़ तोड़ और जुगाड़ वाली सरकार बनती चली जाती है। महाराष्ट्र का शिवसेना वाला एपिसोड इसी का उदाहरण है। आज महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर ने 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन वाले मामले पर अपना फैसला सुना दिया। आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया था, इसलिए निपटारा करना जरूरी था। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाया। क्या कहा? नार्वेकर ने कहा, शिंदे गुट के पास 55 में से 37 विधायकों का सपोर्ट है, इसलिए शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे ही है, ये आज तय कर दिया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, चुनाव आयोग ने भी यही फैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही शिवसेना है। इसी के साथ उद्धव गुट के 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन की याचिका को खारिज कर दिया गया, यानी शिंदे समेत 16 विधायक अयोग्य नहीं है। स्पीकर ने फैसले में शिवसेना के संविधान का भी हवाला दिया। स्पीकर ने क्या कहा? स्पीकर ने कहा, उद्धव ठाकरे गुट ने हमारे सामने पार्टी का जो संविधान रखा था उस पर कोई तारीख नहीं थी। पार्टी के 1999 के संविधान को आधार मानकर फैसला दिया गया। 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है ही नहीं। इसके तहत शिवसेना के संविधान के मुताबिक पार्टी प्रमुख अकेले किसी को भी पार्टी से निकाल नहीं सकते। शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने का फैसला उद्धव का था, ना कि पार्टी का। इन सारी बातों का मतलब यह है कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार चलती रहेगी। शिंदे सीएम बने रहेंगे और अपने गुट के विधायकों के साथ बीजेपी को सपोर्ट देते रहेंगे। अजीत पवार के गुट वाले एमएलए भी सरकार का हिस्सा बने रहेंगे। एक सीएम 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला जारी रहेगा। कि हमारे पास मेजॉरिटी है। विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%। हम लोग शिवसेना है, हम लोग सिंबल धनुष्मान है। घटना बाह्य सरकार कहते हैं और बोले आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ऐसे बोलते बोलते अभी 1.5 साल हो गए हैं। अभी बाद में कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेगा, लेकिन ये सरकार हमारी मजबूती से काम कर रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो बेचैन हो गए हैं। एकनाथ शिंदे कॉन्फिडेंट थे, इसीलिए स्पीकर के फैसले से पहले ही यवतमाल दौरे पर निकल गए। सवाल है कि अब उद्धव गुट का क्या होगा?
लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? कौन सा रास्ता अपनाएंगे इस फैसले के बाद? क्या शिंदे को धोखेबाज, पीठ में छुरा घोंपने वाला और गद्दार जैसा शब्द बताकर जुबान पर लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे, या फिर उद्धव ठाकरे नए सिरे से जमीन पर काम करेंगे? फिलहाल तय यह हुआ है कि उद्धव ठाकरे का गुट स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा, यानी यह लड़ाई अभी जारी रहेगी। विपक्षी दलों को इस तरह के फैसले की आशंका पहले से थी, इसीलिए सुबह से ही सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका था और यह फैसला आने के बाद अब भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है। वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है, और वही हम एक्शन में देख रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, उसको वैध करने का काम हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो फैसला आया तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने संविधान के 10वें शेड्यूल का जिक्र किया। कहा, शिंदे को हटाने की पावर उद्धव के पास नहीं थी। अब इस फैसले पर नेताओं के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल है कि ये परिस्थितियां बार बार क्यों पैदा हो रही हैं, और हाल के दिनों में विधायकों का अपने फायदे के लिए पार्टी से अलग होना एक रिवाज सा क्यों बनता जा रहा है? क्या नेताओं को दल बदल कानून का डर नहीं रहा, और कानून से बचने के लिए क्या तोड़ निकाला? यह समझने के लिए पहले आपको दल बदल कानून समझना होगा। साल 1985 में राजीव गांधी सरकार ने संविधान में संशोधन किया था। इस संशोधन में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ पारित किया गया था। कानून का मकसद था कि सियासी फायदे के लिए नेता पार्टी ना बदल सके, विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त रोकी जा सके, इसलिए कानून लाया गया। दल बदल विरोधी कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल में रखा गया था। इसके मुताबिक अगर कोई विधायक अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे तो इसके तहत उसकी सदस्यता छिन सकती है। अगर कोई विधायक या सांसद जानबूझकर वोटिंग में अनुपस्थित रहता है या फिर पार्टी द्वारा जारी निर्देश या व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसे अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। लेकिन इस कानून में एक अपवाद यानी एक्सेप्शन था। अगर किसी पार्टी के चुने हुए एक तिहाई प्रतिनिधि पार्टी छोड़ते हैं, दूसरे दल में शामिल होते हैं, तो उसे विलय माना जाएगा। उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। हालांकि 2003 में इस कानून में फिर संशोधन हुआ, जिसके मुताबिक अगर किसी दल के 2/3 चुने हुए नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाएं, तो फिर उसे मर्जर माना जाएगा, यानी विलय ही माना जाएगा। दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। शिंदे गुट को इसी का फायदा मिला। पहले पार्टी तोड़ी मगर किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुए। विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि संख्या 2/3 से ज्यादा थी, इसीलिए दल बदल कानून आड़े नहीं आया। उल्टा पार्टी सिंबल भी शिंदे का है, इस पर भी अब मोहर लग गई। ये जो निर्णय है, इस निर्णय से डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाएगी। इस निर्णय का तथ्य ये है कि पार्टी में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और एक ही व्यक्ति पार्टी के सब अधिकार यूज नहीं कर सकती जब तक वो पार्टी से कंसल्ट नहीं करती। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर काम करती है उनको भी इंटर डेमोक्रेसी उनके पॉलिटिकल पार्टी में भी रखनी चाहिए। इसका क्लियर मैसेज इस निर्णय से हुआ है। अच्छा, पार्टी से अलग होना है, दल बदल कानून के विरोध जो है उससे भी बचना है और नई सरकार के साथ भी जाना है। इसका तरीका भी नेता निकालने लगे हैं, यानी कोई फर्क भी ना पड़े, मतलब लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जाए, ये तरीके निकालने लगे हैं। अब चुने हुए नेता अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करने की बजाय इस्तीफा दे देते हैं। इससे होता क्या है?
इससे सदन में पार्टी की संख्या कम हो जाती है और सरकार गिर जाती है। कुछ महीने बाद यही नेता जो पार्टी से अलग होते हैं वो दूसरी पार्टी के सिंबल पर उपचुनाव लड़ते हैं और इसे जीतकर दोबारा सदन में पहुंच जाते हैं। 2022 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी। उद्धव के 37 विधायकों को शिंदे ले उड़े। मध्य प्रदेश में मार्च 2020 में कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया। इससे कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। उपचुनाव में ये विधायक बीजेपी के टिकट पर दोबारा जीतकर आ गए। कर्नाटक में 2019 में कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों ने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। फ्लोर टेस्ट हुआ तो कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिर गई। बाद में स्पीकर ने इन्हें 2023 तक अयोग्य करार दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने अयोग्य वाला फैसला बरकरार रखा, लेकिन 2023 वाला क्लॉज हटा दिया। अब इससे हुआ ये कि ये अयोग्य विधायक बीजेपी में शामिल हुए और बाई इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा असेंबली में पहुंच गए। इसीलिए शायद पब्लिक को लगता है कि उनके वोट का वजन कम हो रहा है। यह तरीका ठीक नहीं है। जिन्हें सत्ता के बाहर रखना था वो जुगाड़ लगाकर वापस सदन में पहुंच जाते हैं, सरकारें बना लेते हैं। सवाल है, क्या इस कानून को और दुरुस्त और मजबूत करने की जरूरत है? इस नतीजे की उम्मीद तभी थी जब वो आरोपियों से जाकर मिले। एक बात तो तय है कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। ये सारी फिक्सिंग पहले से तय थी, इसलिए दौरों की घोषणा की गई। यह परिणाम सर्वोच्च नहीं है, यह स्थायी नहीं रहेगा। हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हे व्हायला पाहिजे। अच्छा, 2019 में क्या हुआ था? 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। तब शिवसेना में फूट नहीं थी। उद्धव ठाकरे और बीजेपी साथ मिलकर लड़े थे। नतीजे दोनों के फेवर में आए, लेकिन बात सीएमशिप पर अटक गई। यही वजह है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाई और उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के लिए एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। यानी जनता से जिस पार्टी कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ उद्धव की पार्टी ने वोट लिया था, उद्धव ने सीएमशिप के लिए उन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली। फिर जो शिंदे से बन पड़ा उन्होंने किया। मौका आने पर उन्होंने भी वही किया जो उद्धव ने किया था। वैसे हुआ तो यह हरियाणा में भी था। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने खट्टर सरकार के खिलाफ जनता से वोट मांगे। जनता ने वोट दे दिए, 10 सीटें आ गई। लेकिन नतीजे आने पर खट्टर को 10 सीटों की जरूरत थी, तो दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ जाकर मिल गए और खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर आज भी विराजमान है। नेताओं को कुर्सी की पावर चाहिए और देश के युवाओं को नौकरी। एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, इसके लिए नौजवान क्या नहीं करते। दिन रात पढ़ाई करते हैं, हजारों रुपए के फॉर्म भरते हैं और लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च करके सरकारी भर्तियों का इम्तिहान देते लेकिन जब नतीजे अफसरों के और नेताओं के रिश्तेदारों से भरे हुए आते हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि भाई ये माजरा क्या है। यही सवाल छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में हुई भर्तियों को लेकर भी उठ रहा है। 2021 में एग्जाम हुआ था और 2023 में नतीजे आए, लेकिन नौकरी लगी नेताओं और अफसरों के बेटे, बहू, रिश्तेदारों की। सूबे में जैसे ही सरकार बदली, अब वहां बीजेपी का शासन है, घोटाले की फाइलें खुलनी शुरू हो गई और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सवाल है, इस भर्ती घोटाले में कितने नेता और अफसर नपने वाले हैं? काश मैं भी 10 लाख रुपया देने योग्य दिखती तो मेरे बेटी का सर्विस कहीं न कहीं लग जाता। दस बाई 10 फुट का कमरा नहीं, ये उम्मीदों का महल है। गुर्बत का मंजर है, टूटी फूटी चारपाई, दीवारों पर कपड़ों का अंबार, किताबों में खपती जवानी, न दिन की सुध न रात का ख्याल।
बस पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीसीएस एग्जाम क्लियर करने का जुनून और जज्बा है। किसी को एसडीएम बनना है, किसी को डीएसपी, तो किसी को तहसीलदार। ये बिलासपुर के सोनू डिंसेना और अजीत हैं। गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। माँ बाप खून पसीना बहाकर पैसे भेजते हैं ताकि बेटे कोचिंग ले सके, लेकिन अफसर बनने के सपने को भ्रष्टाचार की दीमक लग गई। इसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं, जैसे कि देखा होगा राइटिंग, जैसे लिखे हुए आंसर राइटिंग, उसमें क्रॉस कुछ कर दिए, उसमें फुल मार्किंग किया गया है। सरकार से पूरा उम्मीद करते हैं कि सब इंस्पेक्टर में उस तरह से जो घोटाला हुआ है उसको भी उजागर करें। जब आरटीए के माध्यम से इनके मेंस के आंसर कॉपी निकलवाए थे तो आंसर जो थे ऐसा उत्तर दिया गया था जिस पर 1 नंबर भी नहीं मिला था, वहाँ पे 5-5 नंबर मिले हुए। तो गवर्नमेंट को एक बार ध्यान देना चाहिए और एक बार उनका भी चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें भी बहुत सारे छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2021 में भर्तियां निकाली थी। 60,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने पर्चा दिया। 2 साल बाद मई 2023 में नतीजा भी आया। नतीजों से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन 171 पदों पर भर्ती की फाइनल लिस्ट में जो नाम सामने आए, उसी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने सवाल उठाए। 171 पदों पर चयन की अंतिम सूची में 18 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनमें से कुछ कांग्रेस नेताओं के करीबियों के रिश्तेदार हैं और कुछ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रिश्तेदार। ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जिन 18 अभ्यर्थियों के रिश्ते नेताओं और अफसरों से हैं, उन्हें डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पद भी दे दिए गए, जबकि बाकी सभी कैंडिडेट्स को छोटे पद मिले। क्या बघेल सरकार में अफसरी की बंदरबांट हुई? इनसे मिलिए। ये वो छात्र हैं जिन्होंने 2021 में एग्जाम दिया था। कौन सी अफसरी कितने में बिकी, इनके पास काफी ब्यौरा है। डिप्टी कलेक्टर को सीधा कहा था 75 लाख दीजिए और पोस्ट लीजिए। ये निशा और अंकित हैं, दोनों मिडिल क्लास फैमिली से हैं। रायपुर में 3 सालों से पीसीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। पहले भी एग्जाम दे चुके हैं। नंबरों में कैसे हेरफेर हुआ और कैसे अयोग्य कैंडिडेट्स को चुना गया, जरा इनसे भी सुनिए। 25 to 80 मार्क्स के आसपास मेरे नंबर आ रहे थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन प्री में नहीं हुआ। और जिनके मतलब नंबर 65-68 तक आ रहे थे मेरे कैटेगरी में, उनका सबका हो गया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब क्वेश्चन क्रिएट करता है। उनको अच्छे से बोलना भी नहीं आ रहा है, उनका सिलेक्शन हो गया था। बाकी ठीक है, अब ये कहाँ तक सही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ था जैसे मेरे को लगता है। तो अब बाकी सीबीआई जांच की जो बात है, तो इसमें हम काफ़ी खुश भी हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों के बच्चों का नहीं हो सकता है, फिर नेताओं के बच्चों का नहीं हो सकता, लेकिन एक बड़ी मात्रा में 15 से 20 पोस्ट में ऐसा देखा गया था। तो निश्चित रूप से ये जांच बहुत आवश्यक था और इससे जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन लोग को अगली बार के लिए पारदर्शिता रहेगी। 2021 में जब ये भर्तियां हुई, तब टामन सिंह सोनवानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। अब रिटायर हो चुके हैं। जिन 18 नियुक्तियों पर सवाल उठे थे, उनमें से 5 लोग पूर्व चेयरमैन के रिश्तेदार हैं, यानी सोनवानी साहब की। इनमें टामन सिंह का बेटा, बहू, भतीजा, भतीजे की पत्नी और भतीजी के नाम है। बेटा और बहू डेप्यूटी कलेक्टर बन गए, भतीजा डीएसपी, भतीजे की पत्नी आबकारी अधिकारी और भतीजी लेबर अफसर बन गई। अब बाकी के 13 नाम भी जान लीजिए। इनके किसी न किसी नेता या फिर अफसर से रिश्ते हैं। नेहा खलको राज्यपाल के तत्कालीन सचिव अमृत खलको की बेटी हैं। निखिल खलको राज्यपाल के सचिव अमृत खलको के बेटे हैं। प्रज्ञा नायक कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की बेटी है। प्रखर नायक कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार के बेटे हैं। खुशबू बिजौरी कांग्रेस नेता के ओएसडी के साडू की बेटी है। शशांक गोयल कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के दामाद हैं। भूमिका कटियार कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बहू हैं। स्वर्णिम शुक्ला कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे हैं। घोटाले की एक और बानगी देखिए, कैसे सबूत मिटाए गए। इसका गवाह ये लेटर है। इस लेटर में साफ लिखा है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा पुराने अनुपयोगी प्रश्न पत्र, उत्तर शीट, कोरी उत्तर पुस्तिका, अन्य प्रपत्र, खाली कार्टून एवं लिफाफा इत्यादि को कतरन कर विक्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। पीएससी का रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर ही आंसर शीट गायब कर दी गई। अब सीबीआई मैदान में आई है। अफसरी की बंदरबांट करने वाले कितने पूर्व मंत्री और अफसर नपेंगे, ये सोचकर कईयों की नींद उड़ गई है और कईयों के दिन में पसीने छूट रहे हैं।
वैसे कहते हैं सूबे की बघेल सरकार की विदाई के पीछे भी पीएससी घोटाले का बड़ा रोल रहा। ये डे 1 से ही बीजेपी कहती आ रही थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो युवाओं को छलने वालों को छोड़ेंगे नहीं। सारे अपने परिवार वालों को पोषित करके पूरे पदों को बेचा गया, पदों की मंडी लगाई गई। भूपेश बघेल जी इस पूरे विषय पे लाग लपेट करते रहे, तमाम प्रकार की बयानबाजी करते रहे, बसते रहे, लेकिन प्रदेश की जनता ने उनको आज कहीं ना कहीं खदेड़ा है और भारतीय जनता पार्टी से हमको उम्मीद थी। प्रदेश के युवाओं के प्रतिभा की निर्ममता से हत्या की है, ये 5 साल में प्रदेश के युवाओं ने महसूस किया है। 5 साल में इन्होंने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है, करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। ये कभी भी विदेश भाग सकते हैं। हमने मांग की है सीबीआई से कि सबसे पहले इनका पासपोर्ट जब्त किया जाए। इस सीबीआई जांच का जो जांच रिपोर्ट है उसको आने में 1 महीना लगेगा, 3 साल लगेगा या 5 साल लगेगा, या इसका रिपोर्ट आएगा ही नहीं। जैसे पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में कितने सारे जांच अधूरे रह गए थे, क्या इनका हश्र भी वही होने वाला है? क्या सीबीआई जांच के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजनीति रोटी सेक रही है? वैसे राजनीति की यही रिवायत है, एक दूसरे को कोसकर पब्लिक को उल्लू बनाए जाओ। अब आपको बताते हैं कि देश में बेरोजगारी कितना बड़ा मसला है और क्यों पीएससी जैसे एग्जाम में पारदर्शिता की जरूरत है। देश की कुल आबादी में अब भी 8% लोग बेरोजगार हैं। यह हाल तब है जब देश में 9,80,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ आबादी में 7.1% युवा अभी भी बेरोजगार हैं। अमन सिंह सोनवानी के 5 रिश्तेदारों का चयन, रिश्तेदार मतलब सगे, काका, बड़ा भाई, भतीजा का सिलेक्शन हुआ है पिछले 4 सालों में। राज्यपाल के सचिव के बेटा और बेटी दोनों का सिलेक्शन हुआ है इस परीक्षा में। उससे बड़ी बात 2021 में भूपेश बघेल जी की बेटी का सिलेक्शन सहायक प्रोफेसर के पद पे हुआ है, जिसका रिजल्ट वेबसाइट पे आता नहीं है, उसको गायब कर दिया गया था। इस मुद्दे को भी हमने उठाया था, पर सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से इस मुद्दे पे कोई जवाब हमें आज तक नहीं मिला। पैसे और सिफारिश से पोस्ट खरीदी जा सकती है, हुनर नहीं। छत्तीसगढ़ में गरीब युवाओं से धोखा हुआ, काबिल होने पर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली, ऐसा आरोप बहुत सारे बेरोजगार लगाते हैं। मुझे आज देश के युवाओं से बात करनी है, उनको एक मैसेज देना है। आपने निराश नहीं होना है और ना ही अपनी मेहनत छोड़नी है। मेहनत जरूर काम आती है। आपके हक पर अगर कोई डाका पड़ेगा, आपकी मेहनत पर कोई पानी फेरने की कोशिश करेगा, हम आपकी आवाज बनेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट आपका शो है। जब भी जनता से रोजगार को लेकर कोई धोखा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे ताकि भ्रष्टाचार और सिफारिश की चक्की में कोई भी काबिल शख्स ना पिस पाए। चलिए छत्तीसगढ़ से अब बगल के जिले मध्य प्रदेश में चलते हैं। पड़ोस का राज्य है और बात करते हैं नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की। हफ्ते भर बाद मोहन यादव बिहार जाने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी चौंकाने वाली बात है, कोई सीएम दूसरे राज्य में जा सकता है। 2 दिन वो पटना में ही रहने वाले हैं। बिहार में मोहन यादव के दौरे का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। बिहार में बीजेपी ऑपरेशन लालू पर काम कर रही है और इस मिशन की जिम्मेदारी मोहन यादव को मिली है। लोकतंत्र है, कहीं भी कोई जा सकते हैं, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो आएंगे, तुलना करिएगा मिसाइल से छुरछुरी का। हमारा संगठन है किसी राजनीतिक पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, ने हम लोगों ने सबको बुलाया है। मध्य प्रदेश में सरकार और कैबिनेट सेट करने के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को नए मिशन पर लगा दिया गया है। मोहन यादव इसी महीने बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। दौरा सिर्फ 2 दिन का होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम के दौरे को लेकर भोपाल से ज्यादा हलचल पटना में है। 18 और 19 जनवरी को एमपी के मुख्यमंत्री बिहार में रहेंगे। पटना एयरपोर्ट पर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया जाएगा। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनका सम्मान समारोह होगा। श्री कृष्ण चेतना मंच नाम का संगठन मोहन यादव को सम्मानित करेगा।
कार्यक्रम में यादव समाज के बड़े नेता, रिटायर्ड अफसर, जज और नामचीन लोग शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव पटना में बिहार बीजेपी के हेडक्वार्टर पर भी जाएंगे और फिर पटना के इस्कॉन मंदिर में जाकर दर्शन और पूजा करेंगे। मध्य प्रदेश जो हार्टलैंड कहा जाता है भारत का, उस हार्टलैंड में हमारे समाज के मुख्यमंत्री, हमारे परिवार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो हम उनको सम्मानित करेंगे। हम लोगों ने उन्हें निमंत्रण दिया और हमें खुशी है। मंच पर नहीं रहेंगे, मंच पर हम लोगों ने सामाजिक संगठन वाले को, क्योंकि हमारा संगठन है किसी राजनीतिक पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है। श्री कृष्ण चेतना मंच कह रहा है कि मोहन यादव के सम्मान समारोह का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सियासी सुगबुगाहट तो होनी ही है, क्योंकि मेहमान से लेकर मेजबान सबके साथ यादव जुड़ा है। और मध्य प्रदेश के यादव महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो श्री जगदीश यादव जी आ रहे हैं, वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। हमारे यादव महासभा के जो महासचिव हैं दिनेश यादव जी जयपुर से, वो भी आ रहे हैं। माननीय श्री कपिल देव प्रसाद यादव जी कांग्रेस के हैं, आपने जैसे पूछा तो कांग्रेस के हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी ने जब मोहन यादव को एमपी की कमान सौंपी, तभी कयासों का दौर शुरू हो गया था कि मोहन यादव के बहाने बीजेपी बिहार और यूपी की यादव बिरादरी को साथ आने का सिग्नल दे रही है। तो यादव समाज में, पूरे देश में खुशी है कि मोहन यादव एक असाधारण सा कार्यकर्ता आगे बढ़ा अपनी बदौलत, अपनी मेहनत से। कोई परिवारवादी है मोहन यादव थोड़ी ना है, वो समर्पित कार्यकर्ता है आरएसएस, असंघ के, भारतीय जनता पार्टी के, जहां हर बिरादरी या जाति को मौका मिलता है। और कृष्णवंशी मोहन यादव का बिहार में बहुत स्वागत होगा। लालू यादव ने बिहार के यादव वोट बैंक को बरसों से अपने साथ जोड़कर रखा है। जो यादव लालू के साथ नहीं, वो नीतीश के साथ हैं और लालू नीतीश फिलहाल एक साथ है। इसी यदुवंशी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी मोहन यादव को नया यादव ब्रांड बनाकर बिहार रवाना कर रही है। लोकतंत्र है, कहीं भी कोई जा सकते हैं, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, कहीं भी संगठन का काम कर सकते हैं। लेकिन आरजेडी का कहना है मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने की असल वजह कोई और नहीं, खुद लालू प्रसाद यादव ही हैं। तुलना करिएगा मिसाइल से छुरछुरी का। हमको कहा कि देश की राजनीति में लालू प्रसाद एक ऐसे धुरी है जिनके प्रादुर्भाव से, जिनकी मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, कमजोर तबकों के लोगों से छुआता था, उनको भी हिस्सेदारी राजनीतिक रूप से देनी पड़ रही है। सीएम मोहन यादव बीजेपी के यादव समाज को बीजेपी की तरफ मोड़ पाएंगे या नहीं, ये मोहन यादव के बिहार दौरे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लालू के गढ़ में यादवों को मोड़ना इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष काफी पहले से जातीय जनगणना के मुद्दे को धार देने की कोशिश कर रहा है और यूपी, बिहार जैसे राज्यों में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। दोनों राज्य यादव वोटरों की अच्छी खासी ताकत रखते हैं, इसीलिए बीजेपी यादव समाज को जोड़ने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगी है। बिहार में 14.26% यादव वोटर है, जिनका 12 लोकसभा क्षेत्रों में दबदबा है। लेकिन बिहार के यादव वोट बैंक पर आरजेडी की पकड़ बहुत मजबूत है। यूपी में करीब 10% यादव वोटर हैं, जिनका 11 लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा असर रहता है। यूपी में यादव वोटर समाजवादी पार्टी के साथ रहता है। इसके अलावा हरियाणा में करीब 10% यादव वोटर हैं, जिनका वोट आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच में बढ़ जाता है। जबकि मध्य प्रदेश में 12% यादव वोटर हैं। यूपी और एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका असर है। एमपी की करीब 30% विधानसभा सीटों पर यादव मजबूत वोट बैंक है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को यादवों का वोट मिलता ही नहीं है, लेकिन 2024 में बड़ी जीत के लिए बीजेपी पूरे यादव समाज में तगड़ी पैठ बनाना चाहती है। इसीलिए पहली बार बीजेपी ने किसी यादव नेता को एक राज्य की बागडोर सौंप दी है, ताकि सीधा संदेश दिया जा सके कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी सिर्फ एक यादव परिवार की पार्टी है, लेकिन बीजेपी में उनके समाज के आम कार्यकर्ता को भी तरजीह दी जाती है, पोस्ट दी जाती है।
स्वास्थ्य लोकतंत्र का कायदा तो यही होता है कि पार्टियों को जनता के बीच अपनी नीतियों को लेकर जाकर वोट मांगना चाहिए और जनता को भी उसे ही चुनना चाहिए जो उनकी बेहतरी के लिए काम करे। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं। हर पार्टी उसे ही आगे करती है जिनका अपने इलाके और बिरादरी में दबदबा होता है, और 5 साल रोजगार, गरीबी और महंगाई पर चिल्लाने वाली जनता भी चुनाव के वक्त मुद्दों को किनारे रखकर अपना वोट जाति और मजहब के नाम पर दे देती है। वादों की खेती पर ही नेता वोट की फसल काटते हैं। जीतते हैं तो पावर मिलती है और पावर मिलते ही इनकी जुबान के बोल इतने भारी हो जाते हैं कि सुनने वाला भी कई बार चकरा जाता है। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भी मंच से कुछ ऐसा ही हल्ला बोला। विकास की योजनाओं में मंत्री जी इतने बह गए कि खूब बच्चे पैदा करने का फार्मूला बांटने लगे। अभिनंदन के लिए खुशनसीबी समझिए, मंत्री जी वक्त पर आ गए, इसीलिए फौरन रास्ते खाली करो, किसी से मत डरो वरना मंत्री जी बुरा मान जाएंगे। साहब, खातिरदारी में कोई कमी ना रहे, नेताजी की शान में। हटो। मंत्री जी बुरा मान गए तो भड़क जाएंगे और भड़क गए तो विकास रोक देंगे। इसीलिए जितना विकास चाहिए उतनी बड़ी माला में स्वागत तो बनता है। विराट माला के बोझ से गर्दन बचाते ये राजस्थान के नए नवेले मंत्री हैं। नाम है बाबूलाल खराड़ी। थोड़ा सा कम है, इस वजह से ज्यादा। जैसा कि इनका मौजूदा हाव भाव है उससे कड़क मिजाज लगते हैं, लेकिन सादगी के लिए सूबे में खूब चर्चित है। संकल्प शिविर में शामिल होने उदयपुर आए, सबसे पहले मंच पर शपथ दिलाई। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शपथ की रस्म पूरी हुई, मंत्री जी ने मंच पर माइक संभाला, सियासत की अंगीठी पर विकास की हांडी चढ़ाई, विकास की धारा और भावनाओं में ऐसे बहे कि बम्पर बच्चे पैदा करने की थ्योरी दे दी। प्रधानमंत्री जी का सपना है कोई भूखा न सोए और कोई बिना छत का नहीं रहे। बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाना चाहता है, ताकतवर बनाना चाहता है। मंत्री जी मूड में थे, इसलिए उनकी जुबान से जो निकला वो इन्हें ब्रह्म वाक्य लगा। तकलीफ कहाँ है, बच्चे ज्यादा होंगे तो घर बनवा देंगे। रही बात बड़े कुनबे के खाने की, तो विकास के चूल्हे पर सस्ते स्टोव के सपने भी मंत्री जी ने सामने बैठी पब्लिक को दिखा दिए। अब जो गैस का चूल्हा बाटला आपको मिलेगा वो 450 रुपए में मिलेगा भाइयों बहनों। अब तो ठीक है ना, कभी भी महंगा है और सस्ता करना है क्या? देखिए, राज भी चलाना है। अगर तुम बिना पैसे ही मांगोगे तो फिर राज की आप सड़क कैसे बनाएंगे, और अब बिना पैसों से मिलेगा तो उसकी कीमत आप लोग नहीं समझोगे। झाड़ोल विधानसभा सीट से बाबूलाल खराड़ी चौथी बार विधायक बने हैं और पहली बार मंत्री। माना कि मंत्री जी सादगी की मिसाल हैं, लेकिन मंत्री जी के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान पर सब हैरान हैं, क्योंकि आबादी के मामले में हम पहले ही नंबर 1 हैं। भाषण की ये लाइनें वैसे देश के परिवार नियोजन कैंपेन के भी खिलाफ हैं। वैसे बाबूलाल खराड़ी जी ने ये बात ऐसे ही नहीं कही। मंत्री जी खुद भी 2-4 नहीं बल्कि 8 बच्चों के पापा हैं और उनकी 2 पत्नियां हैं। घर बच्चों से चहकता रहे। लगता है मंत्री जी औरों को भी इसीलिए खूब बच्चे पैदा करने की सलाह मुफ्त में बांट रहे हैं। अब बात उस सीईओ मां की जिसने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। गोवा पुलिस ने इस केस में आज कई अहम खुलासे किए। गोवा के जिस होटल में कमरे में ये रुकी हुई थी, वहां से
कफ सिरप की 2 खाली बॉटल्स बरामद हुई हैं। पुलिस को शक है कि मर्डर से पहले सूचना ने बेटे को कफ सिरप दिया, उसका हैवी डोज दिया गया इनकी तरफ से। सूचना ने कफ सिरप की 1 बॉटल होटल के एक स्टाफ से भी मंगवाई थी। सूचना के कहने पर ही उसे खांसी की दवाई लाकर दी गई। इस बीच बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हत्या गला घोंट कर की गई है। ऐसा लगता है कि तकिया या तौलिया गला घोंटने के लिए इस्तेमाल किया गया। हाथ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस तरह के सिम्टम नहीं पाए गए। बच्चे का चेहरा और छाती सूजी हुई है, उसकी नाक से भी खून बह रहा था। अब रेलवे यात्रियों के फायदे की बात करते हैं। कई बार यात्री बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं। टीटीई ऐसे यात्री को ट्रेन में या फिर रेलवे स्टेशन पर पकड़ लेते हैं। बिना टिकट यात्रा करने वाला जुर्माना लगाया जाता है। कई बार तो यात्री के जेल जाने की नौबत भी आ जाती है। रेलवे ने अब ये जुर्माना ऑनलाइन जमा करवाने की व्यवस्था कर दी है। आगरा में QR कोड से जुर्माना जमा हो रहा है। इसके लिए बकायदा 350 मशीनें रेलवे स्टाफ और टीटीई को भी दे दी गई हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में हम तो यही कहेंगे, आप बिना टिकट रेल यात्रा मत कीजिए, जुर्माना भरना ही नहीं पड़ेगा। अब आपके कमेंट्स का वक्त हो गया, फटाफट देख लेते हैं क्या लिखा है आपने। चलिए, विजय जी लिखते हैं, जगविंदर जी आपसे अनुरोध है कि हमारे द्वारा आपको सूचना दी जा रही है कि नगर निगम बरेली के द्वारा किस प्रकार जन भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। कृपया इस विषय पर भी चर्चा करें। हम देखेंगे आपका ट्वीट और जरूर चर्चा भी करेंगे। क्या समस्या है आपकी? ये स्कूलों को लेकर जो हरियाणा में स्कूल बंद होने हैं उस पर लिख रही हैं खुशबू। प्राइवेट स्कूल खोलने होंगे ना, सरकारी स्कूल बनेंगे तो माफिया लॉबिंग नहीं कर पाएगा। ये खुशबू जी को लगता है सरकारी स्कूल बंद करने पर। चलिए, अब मुझे भी बुलेटिन बंद करने की कॉल आ गई है। शिरीन स्पेशल रिपोर्ट लेकर स्टूडियो में पहुंच गई है। मैं अब जाऊंगा, शिरीन आएंगी। आपने कहीं नहीं जाना लेकिन, और कल रात 9 बजे मैं फिर आपके मुद्दे लेकर हाजिर हो जाऊंगा पब्लिक इंटरेस्ट में। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।